नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे म्यूचुअल फंड कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक हमने जितने भी टाइप के म्यूचुअल फंड्स मार्केट में अवेलेबल है उन सभी को समझ लिया है। तो इस लेक्चर से हम एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से आप बहुत ज्यादा ध्यान से इन लेक्चर्स को देखिएगा जिससे आप आसानी से इन लेक्चर्स को समझ पाएं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और इस लेक्चर की शुरुआत में ही मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी भी लाइफ में कोई कार नहीं चलाई है, तो अगर हम उसे डायरेक्टली कार देकर चलाने को बोलें तो क्या वो उस कार को चला पाएगा? तो इसका जवाब आपको पता ही है कि कार चलाना तो छोड़ो, शायद उसे ये भी नहीं पता होगा कि कार स्टार्ट कैसे होती है, गियर कैसे काम करता है, क्लच कैसे काम करता है, स्टीयरिंग कैसे काम करता है। तो जैसे कार चलाने के लिए सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे ही अगर आप मार्केट के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले आपको उसके फंडामेंटल्स को जान लेना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, ये सब तो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। लेकिन जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाओगे, फिर चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या फिर डेट म्यूचुअल फंड हो, आपको उसके बहुत सारे फंडामेंटल्स देखने को मिलेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर एक्सिस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट खोल रखी है। ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। आप चाहें तो आईसीआईसीआई को देख सकते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट को खोलकर जो भी चीजें हम आपको समझा रहे हैं उन्हें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखें कि वैसे तो आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के डीप फंडामेंटल्स को समझने के लिए हमें उस म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट है ना वहीं पर देखना होगा। क्योंकि जनरली डिस्काउंट ब्रोकर के ऐप में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में वहां पर इतनी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं होती है। चलिए अब चलते हैं हमारी स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक्सिस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट खोल रखी है। तो इसकी जो स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो यहीं पर आपको और स्कीम्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 यहाँ पर डेट फंड की स्कीम्स हैं, 12 इंडेक्स फंड की स्कीम्स हैं, 14 इक्विटी फंड्स की स्कीम है। तो क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं तो मैं यहाँ पे ऑल स्कीम्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही हम ऑल स्कीम्स पे क्लिक कर रहे हैं तो जितनी भी टोटल 57 स्कीम्स इनके पास हैं वो सभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब मान लीजिए अगर आप एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को देखना चाहते हैं या एक्सिस ब्लू चिप फंड को देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है या फिर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स वो होती हैं जहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो कभी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बाय और सेल कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो यहाँ पर आपको कोई भी लॉक इन पीरियड देखने को नहीं मिलता है, मतलब कभी भी बाय करो कभी भी सेल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है जो कि जनरली 3 से 10 साल तक का हो सकता है। और इन स्कीम्स में अगर आप बिना किसी डीमेट अकाउंट के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इनके एनएफओ में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। NFO मींस न्यू फंड ऑफर, मतलब जब भी कोई AMC मार्केट में कोई नई स्कीम लॉन्च करती है और उसे पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे हम न्यू फंड ऑफर यानी NFO बोलते हैं। और NFO पीरियड के बाद एज एन इन्वेस्टर आप इन्हें सिर्फ ब्रोकर के थ्रू ही बाय और सेल कर पाएंगे, क्योंकि ये एक स्टॉक या ETF की तरह स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। तो अब आपको समझ आ गया है कि ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो अब सेकंड फैक्टर जो आपको म्यूचुअल फंड में देखना चाहिए वो है एक्टिव और पैसिव प्लान। बट इसको अच्छे से समझने के लिए आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर को जानना होगा और वो है एक्सपेंस रेशियो। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनल्स के थ्रू मैनेज होते हैं, तो उनकी नॉलेज और स्किल्स के लिए आपको उन्हें कुछ परसेंटेज देना होता है और इसे ही हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये जनरली 0.1% से लेकर 2.25% के बीच में होता है। मतलब मान लो अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और वहां पर 1% का एक्सपेंस रेशियो है, तो इसका मतलब है कि जब आप 1000 रुपए उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो एक्चुअल में 990 रुपीज उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होंगे और जो 10 रुपए हैं वो आपका एक्सपेंस रेशियो होगा। अब ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें ये एक्सपेंस रेशियो आपको 1.5 से कम ही देखने को मिलता है और इंडेक्स फंड में तो ये 0.1% होता है। ऐसा क्यों है ये हम आगे जानेंगे। तो अब जब आपको ये दोनों बातें समझ आ गई हैं तो अब आते हैं एक्टिव एंड पैसिव फंड पर। तो बेसिकली पैसिव फंड्स वो होते हैं जिन्हें फंड मैनेजर को एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल इंडेक्स फंड्स, जहां पर फंड मैनेजर जितने भी किसी इंडेक्स में स्टॉक्स होते हैं
उन स्टॉक्स में सेम उसी परसेंटेज में इन्वेस्ट कर देता है जिस परसेंटेज में वो उस इंडेक्स में है। तो क्योंकि यहाँ पर उसे अपनी नॉलेज या स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सिंपली एक पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो जैसे रिटर्न्स इंडेक्स देगा वैसे ही रिटर्न्स आपको ये म्यूचुअल फंड भी देगा। तो क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, इस वजह से यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम रहता है, जो कि जनरली 0.1% होता है। और क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो इससे आपके रिटर्न्स बढ़ते हैं। आपने वो फॉर्मूला तो सुना ही होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो क्योंकि यहाँ पर आपके एक्सपेंस कम है, इसलिए यहाँ पर आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये होते हैं पैसिव फंड्स। अब अगर एक्टिव फंड्स की बात करें तो यहाँ पर फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल्स के हिसाब से आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट करता है और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से उन स्टॉक्स को एक्टिवली बाय एंड सेल करता है, जिससे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिले। तो क्योंकि यहाँ पर फंड एक्टिवली मैनेज होता है, इसलिए यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो हाई होता है। बट क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर अपने हिसाब से स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है, तो यहाँ पर जनरली इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। बट अगेन क्योंकि ये एक्टिव फंड्स हैं, तो यहाँ पर आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे ये आपके फंड मैनेजर के नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस पर ही डिपेंड करता है। तो अब आपको एक्टिव एंड पैसिव फंड समझ आ गए हैं। तो अब जब आप म्यूचुअल फंड को बाय करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखने को मिलेगा, और वो ये है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम को देखेंगे तो आपको उसके नाम के आगे डायरेक्ट या रेगुलर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। जैसे ये आपको एक म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है जिसके आगे डायरेक्ट ग्रोथ लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर आपको एक रेगुलर प्लान दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इसका ही एक रेगुलर प्लान भी देखने को मिल रहा है। यही एक्सिस ब्लू चिप फंड है जिसका ये एक रेगुलर ग्रोथ प्लान है, और यही सेम एक्सिस ब्लू चिप फंड है जिसका ये एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। तो इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है, अब आपके लिए ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी डायरेक्ट और रेगुलर के साथ साथ आपको 3 तरीके के और प्लान्स देखने को मिलेंगे, जो कि हैं ग्रोथ प्लान, डिविडेंड प्लान जिसका नाम चेंज करके सेबी ने ICDW प्लान कर दिया है, यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान, जिसमें आपको डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड री इन्वेस्ट जैसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान को समझते हैं। तो डायरेक्ट प्लान में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती है और यहाँ आपके पैसे डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते हैं, जबकि रेगुलर प्लान वो प्लान होते हैं जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइजर या फिर ब्रोकर इन्वॉल्व होते हैं। इसका सेकंड डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं देनी होती है, जबकि रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मानती है कि आपने ये प्लान किसी एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदा है जिसे उन्हें कमीशन देनी होगी, इसलिए जनरली उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो हाई होता है। और थर्ड डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट प्लान में क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कम है, तो जनरली आपको रेगुलर प्लान से थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, जबकि क्योंकि रेगुलर प्लान में थोड़ा सा हाई एक्सपेंस रेशियो होता है, इसलिए यहाँ पर आपको जनरली डायरेक्ट प्लान के कंपैरिजन में लो रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये होता है डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बीच में डिफरेंस। और क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट प्लान में आपको कम चार्जेस देने पड़ रहे हैं, इसलिए हमारी एडवाइस है कि आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू अप्लाई करेंगे तो वहां पर भी आपको डायरेक्ट प्लान ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम कम एक्सपेंस रेशियो में स्कीम को बाय कर सकते हैं, तो फिर हम ज्यादा चार्जेस क्यों देंगे। बट अगर आप किसी दूसरे ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड बाय करेंगे तो वो जनरली आपको रेगुलर प्लान ही सजेस्ट करेगा, क्योंकि उसको कमीशन अर्न करना है। तो अब आपको डायरेक्ट और रेगुलर प्लान तो समझ आ गए हैं, लेकिन जब भी आप किसी डायरेक्ट या रेगुलर प्लान को खरीदने जाएंगे तो वहां पर आपको 3 तरह के और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला होगा ग्रोथ, दूसरा होगा डिविडेंड पे आउट और तीसरा होगा डिविडेंड री इन्वेस्ट। वैसे डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड री इन्वेस्ट ICDW प्लान के अंदर आते हैं, लेकिन जनरली डिस्काउंट ब्रोकर लाइक एंजल वन, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो में आपको ICDW की जगह डिविडेंड या डिविडेंड री इन्वेस्ट ही देखने को मिलता है, इसलिए हम आपको इन्हें अलग अलग बता रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ प्लान की बात करते हैं। तो जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ बेसिकली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। मतलब यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट में जो कैपिटल गेन होता है या फिर अगर कोई डिविडेंड मिलता है तो वो आपको ना देकर उसे वापस से फंड में ही इन्वेस्ट कर दिया जाता है।
जिससे ग्रोथ प्लान की जो एनएवी है, एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, इसे आप वो प्राइस समझ सकते हैं जिस पर आपको म्यूचुअल फंड की एक यूनिट मिलती है, वो जनरली आपको ग्रोथ प्लान में मार्केट के हिसाब से कंसिस्टेंटली बढ़ती हुई नजर आती है। और यही रीजन है कि ग्रोथ प्लान की एनएवी हमेशा आपको डिविडेंड पे आउट या डिविडेंड री इन्वेस्ट प्लान से ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक एग्जांपल देखने को मिल रहा है, तो इसकी एनएवी 51 रुपीज एंड 19 पैसे चल रही है। तो इसका मतलब है कि आपको इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट बाय करने के लिए 51 रुपीज एंड 19 पैसे देने होंगे। और क्योंकि ये एक डायरेक्ट प्लान है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बीच में कोई भी ब्रोकर नहीं है। और इसके साथ ही क्योंकि ये एक ग्रोथ प्लान है, तो इसमें आपको स्टॉक मार्केट के हिसाब से ही ग्रोथ देखने को मिलती है। अब अगर डिविडेंड पे आउट या डिविडेंड प्लान की बात करें, तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो कि इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। तो डिविडेंड पे आउट प्लान में इन्वेस्टर्स को जो भी कैपिटल गेन होता है, उसका एक हिस्सा उन्हें डिविडेंड की फॉर्म में म्यूचुअल फंड देता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डिविडेंड दिया जाता है, ये सिर्फ प्रॉफिट से दिया जाता है, ना कि कैपिटल से। तो क्योंकि इसमें डिविडेंड दिया जा रहा है, तो इसलिए जब डिविडेंड दे दिया जाता है तो उसकी एनएवी कम हो जाती है। इसको मैं आपको आगे एक एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन पहले डिविडेंड री इन्वेस्ट को भी समझ लेते हैं। तो डिविडेंड री इन्वेस्ट के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इस प्लान में आपके डिविडेंड को दोबारा से उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और इसमें डिविडेंड का अमाउंट आपको डायरेक्टली ना देकर उस डिविडेंड की जगह पर आपको एडिशनल उस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स दी जाती हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आप 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड प्लान की 10-10 हजार यूनिट बाय करते हैं, यानी आप ग्रोथ प्लान की 10,000 यूनिट बाय करते हैं, डिविडेंड पे आउट प्लान की 10,000 यूनिट बाय करते हैं और डिविडेंड री इन्वेस्ट प्लान की भी 10,000 यूनिट बाय करते हैं। अब हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि इन तीनों को बाय करने की जो डेट है वो सेम है, जो कि है 1 जनवरी 2018, और तीनों को जिस एनएवी पे आपने बाय किया है, मतलब तीनों की जो उस टाइम पर एक यूनिट की प्राइस चल रही थी वो 10 रुपीज चल रही थी। अब क्योंकि आपने तीनों प्लान की 10-10 हजार यूनिट्स बाय किए हैं और तीनों प्लान के एक यूनिट की एनएवी 10 रुपए चल रही है, तो इसका मतलब है कि आपने ग्रोथ प्लान में भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, डिविडेंड प्लान में भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और डिविडेंड री इन्वेस्ट प्लान में भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब सिर्फ समझने के लिए मान लेते हैं कि आप इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में 1 साल तक इन्वेस्ट रहते हैं और तीनों की एनएवी 1 साल बाद 31 दिसंबर 2018 को 10 रुपए से बढ़कर 14 रुपए पर हो जाती है। अब क्योंकि आपके पास तीनों की 10-10 हजार यूनिट्स हैं और तीनों की जो एनएवी है वो 14 रुपीज हो चुकी है, तो तीनों में आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 1,40,000 हो जाएगी। तो ग्रोथ प्लान में भी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,40,000 हो गई, डिविडेंड पे आउट प्लान में भी 1,40,000 हो गई और डिविडेंड री इन्वेस्ट प्लान में भी 1,40,000 हो गई। अब यहाँ तक सब कुछ सेम था, लेकिन क्योंकि ग्रोथ प्लान है तो वहां पर कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाता है, लेकिन जो डिविडेंड पे आउट प्लान है और डिविडेंड री इन्वेस्ट प्लान है उन दोनों में ही डिविडेंड दिए जाते हैं। तो मान लेते हैं कि 31 दिसंबर 2018 को डिविडेंड पे आउट प्लान और डिविडेंड री इन्वेस्ट प्लान दोनों 2-2 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो ग्रोथ प्लान में तो आपको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन डिविडेंड पे आउट प्लान में क्योंकि आपके पास 10,000 यूनिट्स हैं और 2 रुपए पर यूनिट पे डिविडेंड मिल रहा है, तो आपको टोटल 20,000 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा। अब डिविडेंड तो डिविडेंड री इन्वेस्ट प्लान ने भी इशू किया था, तो यहाँ पर भी आपको डिविडेंड मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये एक डिविडेंड री इन्वेस्ट प्लान है तो इसलिए यहाँ पर आपको उस डिविडेंड की जगह एडिशनल यूनिट्स मिल जाती हैं। तो ग्रोथ प्लान में तो कोई डिविडेंड मिला ही नहीं है। डिविडेंड प्लान में आपको डायरेक्टली 20,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे, लेकिन डिविडेंड री इन्वेस्ट प्लान में आपको 1,666.67 यूनिट्स मिलेंगी। अब क्योंकि ग्रोथ प्लान में कोई भी डिविडेंड नहीं मिला है, तो यहाँ पर जो एनएवी है वो पर यूनिट 14 रुपीज ही रहेगी, लेकिन जो डिविडेंड पे आउट प्लान है उसमें आपकी जो एनएवी है वो घटकर 12 रुपए आ जाएगी, क्योंकि 2 रुपए पर यूनिट का उन्होंने डिविडेंड दिया है। और ऐसे ही डिविडेंड री इन्वेस्ट प्लान की एनएवी भी घटकर 12 रुपए आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी 2 रुपए पर यूनिट का डिविडेंड दिया है। अब क्योंकि ग्रोथ प्लान में कोई डिविडेंड नहीं मिला है तो इसकी एनएवी बढ़ गई है, बट आपने 10,000 यूनिट्स बाय की थी तो वो आपकी 10,000 यूनिट्स 10,000 ही रहेंगी। डिविडेंड पे आउट प्लान में भी आपको 2 रुपए का डिविडेंड मिल गया है, लेकिन यहाँ पर भी आपकी जो यूनिट्स हैं वो आपने 10,000 बाय की थी तो वो 10,000 ही रहेंगी। बट जो डिविडेंड री इन्वेस्ट प्लान है, क्योंकि उसमें जो भी आपको डिविडेंड का पैसा मिलना था उसकी जगह पर आपको म्यूचुअल फंड की कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स मिली हैं, जो कि इस केस में 1,666 यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल यूनिट्स हैं वो बढ़कर 11,666.67 यूनिट्स हो जाएंगी।
तो डिविडेंड मिलने के बाद ग्रोथ प्लान में आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 1,40,000 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 10,000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट की एनएवी 14 रुपीज हो गई है। लेकिन जो डिविडेंड पे आउट प्लान है, यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 1,20,000 रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 20,000 रुपए जो एक्स्ट्रा थे वो आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल गए हैं। बट डिविडेंड री इन्वेस्ट प्लान में भी भले ही जो आपकी यूनिट की वैल्यू है वो घटकर 12 रुपए हो गई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा यूनिट्स मिल चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,40,000 रुपीज ही रहेगी। तो ये इन तीनों प्लान्स के बीच में डिफरेंस होता है। अब अगर अभी तक हमने आपको जितने भी फंडामेंटल्स बताए वो आपको समझ आ गए हैं, तो इसके बाद के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा आसान है, वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जितने ज्यादा आसान ये फंडामेंटल्स हैं उतने ही ज्यादा जरूरी भी हैं, तो इन्हें भी पूरे ध्यान के साथ समझिएगा। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम को देखेंगे तो वहां पर आपको एक टर्म जरूर देखने को मिलेगी, और वो है AUM, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब ये जो AUM है, इसका फॉर्मूला होता है नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम मल्टीप्लाई विद टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड बाय द स्कीम। मतलब AUM निकालने के लिए म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की जो प्राइस चल रही है, जिसको हम NAV बोलते हैं, उसको मल्टीप्लाई करना होता है उतनी यूनिट से जितनी यूनिट्स उस स्कीम में इशू की गई हैं। जैसे मान लो एक स्कीम है जिसकी NAV 20 रुपए पर यूनिट है और उसने 10,000 यूनिट्स इशू किए हैं, तो उस फंड का AUM 20 मल्टीप्लाई विद 10,000 इज इक्वल टू 2 लाख रुपए होगा। अब ये तो फॉर्मूला है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो AUM का मतलब उस फंड के साइज से है, और ये शो करता है कि वो स्कीम कितने पैसों को मैनेज कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आपको देखने को मिलेगी वो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इस पर्टिकुलर फंड में आपको मिनिमम कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, और इससे कम पैसे आप उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर SIP के लिए ये अमाउंट अलग होता है और लम सम के लिए ये अमाउंट अलग होता है। जैसे अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपए की है, यानी अगर आप एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 500 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। और अगर आप SIP करना चाहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि हर महीने या हर 3 महीने में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाए और इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए, तो उसको हम SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। और इस स्कीम में अगर आप SIP करना चाहते हैं तो वो आप मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं। अब ये तो मैं आपको इस पर्टिकुलर स्कीम का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो मिनिमम अमाउंट है ये हर स्कीम में अलग अलग होता है। किसी में आपको मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं, तो किसी में 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं। तो आपको वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले देखना पड़ता है। और क्योंकि लमसम में आप एक बार ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जनरली लमसम में जो मिनिमम अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो आपको देखना चाहिए वो है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड एक ऐसा फैक्टर है जिसको इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। तो हर म्यूचुअल फंड में हमें एक टाइम पीरियड मिलता है जिसको हम एग्जिट टर्म या एग्जिट लोड कहते हैं। और अगर आप उस टर्म से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस रिडम्पशन के लिए एक चार्ज देना होगा। बहुत सारे लोग इस फैक्टर पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से अगर वो कभी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं और अगर कभी इमरजेंसी आ जाती है और उन्हें ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में ही निकालनी पड़ जाती है, मतलब जो एग्जिट टर्म है उससे पहले ही उन्हें वो पैसे निकालने होते हैं, तो उन्हें एक अच्छा खासा एक्सपेंस देना पड़ जाता है। अब ये जो एग्जिट लोड है इसे AMC 2 तरीके से लगाती है। पहला तरीका है जिसमें वो एक बारी में ही पूरा एग्जिट लोड ले लेते हैं, मतलब अगर किसी स्कीम की मिनिमम एग्जिट ड्यूरेशन 1 ईयर है और एग्जिट लोड 1.5% है, तो अगर आप 1 साल से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालते हैं तो डायरेक्टली 1.5% आपकी इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट हो जाएगा। वहीं दूसरे तरीके में कुछ AMC एक स्टैगर्ड वे में एग्जिट लोड लेती हैं। जैसे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 6 महीने से पहले विड्रॉ करोगे तो वहां पे 2% का एग्जिट लोड होगा। 6 महीने से 1 साल के बीच में विड्रॉ करोगे तो वहां पे 1% का एग्जिट लोड होगा, और 1 साल से 1.5 साल के बीच में विड्रॉ करोगे तो वहां पे 0.5% का एग्जिट लोड होगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ ही आपको ये भी देखना चाहिए कि एग्जिट लोड 1 गो में लिया जा रहा है या फिर स्टैगर्ड वे में लिया जा रहा है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको यहाँ पे देखना चाहिए वो है उस फंड का फंड मैनेजर, जो कि आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, उसको मैनेज करेगा। तो उसके स्किल्स और नॉलेज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी का म्यूचुअल फंड ले लो, अगर उसको मैनेज करने वाला जो व्यक्ति है, जो कि फंड मैनेजर है, वही सही नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में आपको वो स्कीम उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाएगी जितने वो दे सकती थी। क्योंकि जो फंड मैनेजर
मैनेजर है वो अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स के हिसाब से ही आपके लिए अलग अलग कंपनीज या इंस्ट्रूमेंट्स में आपके गोल के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करता है, जिससे आपका गोल अचीव हो और आपको अच्छे रिटर्न्स मिले। तो यहाँ पर अच्छा फंड मैनेजर और एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितना फंड मैनेजर का पास्ट एक्सपीरियंस और स्किल्स होगा, उतने ही अच्छे स्टॉक्स या अदर इंस्ट्रूमेंट्स को वो आपके बिहाफ पर चूज करेगा। मेनली जो एक्टिव फंड्स हैं वहां पर फंड मैनेजर का बहुत ज्यादा काम होता है। पैसिव फंड में तो क्योंकि फंड एक फिक्स्ड इंडेक्स या कोई अदर फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट को कॉपी करता है, तो वहां फंड मैनेजर थोड़ा कम एक्सपीरियंस्ड या स्किल्ड भी हो तो उससे भी काम चल जाता है। बट एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वहां पर इन्वेस्ट करने से पहले आपको फंड मैनेजर के बारे में भी अच्छे से जान लेना चाहिए। जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर स्कीम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके दो फंड मैनेजर हैं। पहले हैं मिस्टर श्रेयस देवलकर, जिनको 19 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने कौन कौन सी स्कीम्स मैनेज कर रखी हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके उन्होंने जिन जिन स्कीम्स को मैनेज किया है उनको भी देख सकते हैं और उनके पास रिटर्न्स कैसे थे उनके बारे में भी जान सकते हैं। और इस फंड के जो सेकंड मैनेजर हैं वो हैं मिस्टर विनायक जयनाथ, जिनको 6 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने कौन कौन सी स्कीम्स को मैनेज कर रखा है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं और उन फंड्स ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। इससे आप उस फंड मैनेजर की नॉलेज और एक्सपीरियंस का पता कर सकते हैं। अब अगर आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे रिसर्च करने जाएंगे तो वहां पर उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो भले ही आपको डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करना है, लेकिन फंड मैनेजर के बारे में जानने के लिए आपको उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की वेबसाइट को ही देखना होगा या फिर आप गूगल में सर्च करके भी उनके एक्सपीरियंस के बारे में जान सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे म्यूचुअल फंड फंडामेंटल्स का ये लेक्चर खत्म होता है। ये लेक्चर थोड़ा टेक्निकल था, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस लेक्चर को एक बार दोबारा ध्यान से जरूर देख लें, ताकि अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में हो तो वो क्लियर हो जाए। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे हम इन सभी फंडामेंटल्स का यूज करके मार्केट में जो 100 से भी ज्यादा स्कीम्स हैं उनमें से अपने लिए बेस्ट स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।